बट आज इस स्पेशल ओकेजन पे हम लोग आज सब लोग के लिए फाइनली चैनल मेंबरशिप्स लेके आ रहे हैं हमारे तीनों चैनल्स पर। तो उसमें 3 टियर्स अवेलेबल होंगे, आप लोग जाकर उसको चेकआउट करिए। कई सारे पर्क्स हैं, लॉयल्टी बैचेस हमने कस्टमाइज करके बनाया है, इमोजीज बना रखे हैं, एक प्राइवेट ग्रुप चैट हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बनाया है फॉर द क्या कहते हैं उसको, इनर सर्कल। तो काफी सारे ऐसे पर्क्स मिलने वाले हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाके देखें। एंड सेकंड अनाउंसमेंट ये जो हमने कल कर दी थी, हमने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट बनाई है ब्रो स्पोर्ट्स के लिए। उसको हम लोग जो है लिंक जो है कमेंट में डाल देंगे, पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी कम्युनिटी में सब आपस में उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जो भी लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है वहां पे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इन 5 स्टोरीज में से जो पहली स्टोरी होने वाली है, आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज है इस डार्क वर्ल्ड से, जो कि बॉब वुलमर की स्टोरी थी। आई थिंक हम लोग को स्टार्ट उसी से करना चाहिए बिकॉज काफी ज्यादा इंटरेस्ट उस स्टोरी में भी है। इसके बाद जो लोग स्टोरीज बताएंगे वो शायद इतनी वेल नोन ना हो, बट वो भी इक्वली टेस्टेड होने वाली है। आई थिंक टू स्टार्ट विद दिस स्टोरी हम लोग को पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहिए कि बॉब वुलमर थे कौन, क्योंकि जो नई जनरेशन है काफी लोगों को नहीं पता होगा। आई एम श्योर तुम्हें भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। हाँ, देखो, बॉब वुलमर बेसिकली एक इंग्लिश क्रिकेटर थे। ये ऑल्दो इंग्लिश डिसेंट के हैं, बट इनका जन्म जो है वो कानपुर में हुआ था। 1948 में। आजादी के सिर्फ 1 साल बाद। तो उस जनरेशन से वो आ रहे हैं। एंड वहां पे ऑल्दो वो बॉर्न हुए थे, बट फिर वही पैदाइश अपब्रिंगिंग पूरी जो है इंग्लैंड में ही होती है। इंग्लिश ही थे पेरेंट्स भी। एंड वहां पे वो क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। जितना मन भर के उनको खेलना था खेल लिया उन्होंने। एंड बाय द टाइम 1987 जब आता है, जब वो ऑलमोस्ट 40 इयर्स के हो चुके थे, तब उन्होंने कोचिंग करना शुरू कर दिया क्रिकेट में। और ऐसे वैसे कोच नहीं थे, बहुत रिनाउंड कोच थे, मतलब उस टाइम के बहुत बड़ी डील थे वो। इनफैक्ट 1987 में पहले उन्होंने स्टार्ट कैसे करा, इंग्लिश का जो वहाँ पे डोमेस्टिक सीन होता है ना यूके में, काउंटी क्रिकेट, वहाँ पे उन लोगों ने पहले कोचिंग शुरू करी, वहाँ पे अपने आप को प्रूव करा। और फिर उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे अपने आप को प्रूव करा तो 1994 में उनको साउथ अफ्रीका का हेड कोच बना दिया गया। एंड साउथ अफ्रीका को जितना सक्सेस देखने को मिला है उनके अंडर, यू कुड आर्ग्यू कि आज तक कभी उनको देखने को नहीं मिला। क्योंकि एक आईसीसी ट्रॉफी है जो कि अब आज के डेट में रिकग्नाइज नहीं करते कई लोग, इसीलिए बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका के पास कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। बट आईसीसी नॉकआउट चैंपियनशिप करके एक ट्रॉफी होती थी उस टाइम पे, जो कि शायद सिर्फ एक ही बार के लिए आई थी 1998 में। वो इनके अंडर ही, बॉब वुलमर के कोचिंग के अंडर जीते थे। तो मतलब फैक्चुअली भी बॉब वुलमर इज साउथ अफ्रीका के सबसे सक्सेसफुल कोच, इफ यू कंसिडर दिस ट्रॉफी, क्योंकि आईसीसी की ही ट्रॉफी थी, उसका स्क्रैप कर दिया गया था इस आइडिया को। बेसिकली नॉकआउट मैचेस होते थे, एंड तक जो जीता वो ट्रॉफी ले गया। साउथ अफ्रीका वो जीती थी। तो ऑफ कोर्स नाम बहुत बन गया था इनका, किया क्रिकेट के दुनिया में एक बहुत ही रिनाउंड और प्रूवन कोच है कि साउथ अफ्रीका को भी इन्होंने ट्रॉफी जिताई है। एंड सो इसके चलते हुए पाकिस्तान ने इनको अप्रोच करा। एंड 1998 में, इनफैक्ट 2004 में इनको पाकिस्तान का हेड कोच बनाया गया। और पाकिस्तान भी इनके अंडर 2004 से 2006 तक बहुत अच्छा करती है। इंडिया को हराते हैं लोग एक टेस्ट सीरीज में, बहुत ही आइकॉनिक टेस्ट सीरीज थी वो। इंग्लैंड को, जो कि एशेस को एकदम तोड़ के आई थी उस टाइम पे, उनको ओडीआईज में हरा देते हैं। तो दे वर राइजिंग अप द रैंक्स। पाकिस्तान को एक तगड़ी वो डील बना रहे थे, जो कि वो अर्ली 70s 80s में हुआ करते थे एक टाइम पे। दिस वाज इन 2004 से 2006। मतलब इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस 2 years पाकिस्तान को उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम में बदल दिया था। एंड उस टाइम पे इनकी जनरेशन ऑफ प्लेयर्स भी अच्छे आ रहे थे। शोएब अख्तर थे, मोहम्मद आसिफ थे, इंजमामुल हक थे, तो बड़े बड़े नाम एग्जिस्ट करते थे। इसके चलते हुए क्या हुआ, जब ये 2 साल अच्छे हुए तो 2007 में ओडीआई वर्ल्ड कप था। जो ओडीआई वर्ल्ड कप हम सब इंडियंस को याद होगा, जब हम ग्रुप स्टेज में बाहर होते बांग्लादेश से हार के। वो वर्ल्ड कप हम लोग को लगता है कि हमारे लिए बेकार था, पर पाकिस्तान के लिए इट वॉज मच वर्स। और वो क्यों, अब हम उसके ऊपर आते हैं। क्योंकि जब चीज़ें इतनी अच्छी चल रही हैं ना, एकदम से क्या होता है, शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को इंजरी हो जाती है, अब वो खेल नहीं पा रहे। इंजमामुल हक उस टाइम पे ही वॉज क्लोजिंग इन ऑन हिज रिटायरमेंट। तो ऐसा था कि वो कैप्टन थे, एंड एक ऐसी वाइब थी कि यार चलो टीम थोड़ी सी अभी डिप्लीट हो गई है इंजरीज की वजह से, लेकिन इस बंदे का जो हमारा लेजेंड है, इसका लास्ट वर्ल्ड कप है, कप्तान है, ये जिता के लेके जाएगा। एक वो पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी। एंड पिछले 1-2 साल में रिजल्ट्स भी अच्छे थे बॉब वुलमर के अंडर। एंड बॉब वुलमर ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी वाइब भी लेके आ रहे थे ड्रेसिंग रूम में। अब यहाँ पे फॉर्मेट क्या था वर्ल्ड कप का उस टाइम पे, आपको 3 ग्रुप स्टेज के मैचेस खेलने होते थे, उसमें से 2 जीतने थे, उसके बाद सुपर 8 में जाते थे।
ओडीआई वर्ल्ड कप का उस टाइम पे था। आज की डेट में क्या है, राउंड रॉबिन हो गया, फॉर्मेट right. हो चुका है। एंड पाकिस्तान के मैचेस वर रिलेटिवली वेरी इजी, क्योंकि एक टीम थी वेस्ट इंडीज जो कि उस टाइम पे इतने अच्छे फॉर्म में थी नहीं, फिर आयरलैंड थी और फिर जिम्बाब्वे थी। तो आप 2 मैचेस तो एक्सपेक्ट करोगे ही जीतेंगे, स्पेशली जब बॉब वुलमर आपके कोच हैं तो। सरप्राइजिंगली पहला मैच आता है वेस्ट इंडीज से और पाकिस्तान पिट जाती है, बुरी तरीके से पिटती है। एंड सब लोग कहेंगे कि चलो अच्छा, ये एक लॉ ऑफ एवरेजेस वाला सीन भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बॉब वुलमर कम बैक करवाएंगे। बट ऑल हेल ब्रोक लूज जब अगला मैच था आयरलैंड से, और वो आयरलैंड से भी हार जाते हैं। आयरलैंड से हारते हैं, बॉब वुलमर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, क्लियरली खुश नहीं थे, बट एकदम फिट लग रहे थे, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं लग रहे थे। ही वॉज ऑफकोर्स पॉजिटिव इन हिज माइंड कि नहीं भाई, अभी यहाँ पे हार गया तो कोई बात नहीं, बचा हो तो एक मैच है, हम बाहर हो गए होंगे वर्ल्ड कप से, लेकिन मैं अपनी लेगेसी से डिस्ट्रॉय थोड़ी होने दूंगा। क्लियरली ही वॉज अनहैप्पी, बट ऐसे अनहैप्पी नहीं कि कुछ अनहोनी हो जाए। माइंडसेट करेक्ट था। एंड देन व्हाट हैपेंस, आयरलैंड से ये लोग हारे, अगले दिन सुबह बॉब वुलमर जो है अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा, ठीक है। होटल स्टाफ ने 2-3 बार घंटी बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लोग सोच रहे हैं चलो सो रहा होगा, थोड़ा सा मूड खराब होगा, मैचेस 2 हार गए हैं पाकिस्तान से, इतना बुरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। फैंस तो सोचे थे पाकिस्तान के कि हम सीधा सुपर 8 तो जाएंगे ही जाएंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 2-3 घंटे निकल गए सुबह के, ठीक है। एट द सेम टाइम रूम के बाहर तक अब उल्टी की बदबू आने लग गई बहुत ज़्यादा। तो जो वहाँ की होटल स्टाफ थी, उन्होंने सोचा यार कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, सही नहीं लग रही चीज़, इतनी स्मेल भी कैसे रहेगा, बाहर तक स्मेल आ रही तो रूम के अंदर कितनी स्मेल होगी। तो क्या होता है ना, होटल रूम की एक चाबी तो जो रूम में रह रहा है उसके पास है और एक होटल स्टाफ के पास भी होती है। तो उन्होंने वो होटल स्टाफ की चाबी यूज़ करके रूम को खोला। रूम में कोई है नहीं, रूम खाली पड़ा हुआ है, पूरा बेड खाली है। वो लोग गए बाथरूम के अंदर, और भाई बाथरूम में देखा वो पेट के बल लेटा हुआ है सामने, अनकॉन्शियस है, उल्टी पड़ी हुई है और खून पड़ा हुआ है। अपेरेंटली ब्लड की वॉमिट्स थे, एंड वो अनकॉन्शियस पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अब डेथ होने वाली है। होटल स्टाफ फ्रीक आउट कर गई एकदम से कि भाई अब हम क्या करें, ये कहाँ से, किसने एक्सपेक्ट किया था। अभी यहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा है, उसकी 100 सरदर्दी है उसको मैनेज करने की, एकदम से यहाँ पे किसी की डेथ होने वाली है। तुरंत उस इंसान को लेके जाया जाता है क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में, कोशिश करी जाती है रिवाइव करने की, बट बाय दैट टाइम वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। अपेरेंटली ऐसा बोलते हैं कि ग्रेग चैपल जो कि उस टाइम पे इंडिया के कोच भी थे, जब उनको भी ये न्यूज़ पता चली थी तो भाई उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि इंडिया की भी गंदी परफॉर्मेंस थी। अब ये नहीं पता कि क्या रीज़न है, अभी हम लोग कॉन्स्पिरेसीज अनकवर करेंगे तो शायद थोड़ा आइडिया लगेगा हमें। एंड इन जनरल सब लोगों की हवा ख़राब हो रही थी, क्योंकि तुम ऐसे सोचो, तुम आज की डेट में सोचो, 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया के अंदर, नॉर्मल मैचेस चल रहे हैं, एकदम अचानक से न्यूज़ आती है किसी टीम का कोई कोच मर गया, और मरा नॉर्मल तरीके से नहीं निकला, पेट के बल गिरा हुआ है, खून की उल्टी हो रखी है, अजीब सा माहौल हो रखा है। ऑफ कोर्स शक जाएगा कि कोई मर्डर हुआ है। ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड कप पे कौन कैसे ही ध्यान देगा और कौन कैसे ही एक नॉर्मल मेंटल स्टेट पे खेल पाएगा। ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि बॉल मूवर कितने ज्यादा रिनाउंड कोच थे। एग्जैक्टली। अब इसमें क्या होता है भाई, वहां पर इसके चलते हुए होटल स्टाफ क्या करती है, पुलिस को बुलाती है। पुलिस जो है, जिस फ्लोर पर उनका रूम नंबर था बॉब वुलमर का, वो पूरा फ्लोर सील कर देती है, रूम को सील कर देते हैं, और बॉब वुलमर की बॉडी पे ऑटोप्सी चल रही होती है। ऑटोप्सी का मतलब जो डेड बॉडी है उसको स्टडी करा जा रहा होता है कि क्या रीजन ऑफ डेथ हो सकता है। राइट। ऑन द अदर हैंड अब वहां पे पाकिस्तान की टीम पूरी शैटर्ड है भाई, क्योंकि आपका कोच एकदम से ऐसे मर गया है जो कि अपेरेंटली इतना अच्छा था, प्लेयर्स के साथ जिलब होता था, तो यार आप सही मेंटल स्टेट में नहीं होगा खेलने लायक। उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बहुत धोकर जीतती है, 90-95 रन से जीतती है, कुछ ऐसा होता है। एंड तब क्या निकल के आती है, जैसे वो लोग जीते उसी दिन निकल के रिपोर्ट आ रही है पुलिस के आसपास कि ये एक नेचुरल कॉज ऑफ डेथ नहीं लग रहा। पहले लोगों को लग रहा था हार्ट अटैक हो गया होगा शायद, हार्ट अटैक नहीं लग रहा, इनका गला दबा के इनको मारा गया, स्ट्रैंगल करके मारा गया। अब यहां से भाई बातें और सीरियस हो गई
कि ये फिर क्लियर कट एक मर्डर का केस होने वाला है, और गला दबा के मारा तो क्यों मारा, किसने मारा, उसको एंट्री कैसे मिली रूम के अंदर, होटल के अंदर कैसे एंट्री मिल गई, ये लैप्स ऑफ सिक्योरिटी कैसे हुआ। तो अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पुलिस जो है वो और इन्वेस्टिगेशन करती है। अब पुलिस इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी वहाँ पर, आपको जब भी कोई ऐसा क्राइम सीन देखने को मिलता है, आपका पहला ड्यूटी होता है कि आप तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें सील करो, किसी को एंटर मत करने दो, ताकि एविडेंस जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहें। राइट। इन लोगों ने 3-4 दिन लगा दिए काम करने में। जो मैंने कहा ना कि होटल का पूरा फ्लोर सील कर दिया था, उन 3-4 दिनों में पाकिस्तान की टीम के कई सारे प्लेयर्स उस रूम से अंदर बाहर हुए, और उन्होंने देखा कि भाई देखने के लिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उनको परमिशन दी किसने अंदर जाने की? आई थिंक ये तो बहुत क्लियर है कि बहुत ऑब्वियस चीज़ है ये। जब भी कोई ऐसा क्राइम सीन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो टेप्स आपको दिखते हैं हमेशा, वो हर बार यही तो होता है कि ताकि कोई अंदर ना आ सके, एंड वो सील कर दिया जाता है। बट द फैक्ट कि ये चीज़ हुई, एक तो ये 2007 का वर्ल्ड कप था कहाँ पे, ये वेस्ट इंडीज़ में ही था। वेस्ट इंडीज़ में ही था। बड़ी अजीब है क्योंकि वहाँ की भी पुलिस अगर इनसाइड जॉब होती तो आप सोचते कि चलो पाकिस्तान में ये तो हो सकता है कि अंदर ही कुछ ना कुछ हो रहा हो, बट वेस्ट इंडीज़ की पुलिस वहाँ पे उन्होंने भी लाइक दे फेल टू एक्नॉलेज दिस वेरी बेसिक सेंस जो कि पुलिस के पास होना चाहिए। दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। और इसके बाद क्या होता है, ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वहाँ की पुलिस थी उनके हाथ लगती है एक सीसीटीवी फुटेज। रूम के अंदर तो कैमरा हो नहीं सकते, हाँ। तो आप रूम के अंदर क्या है वो पता लगा नहीं सकते ऐसे, पर जिस फ्लोर पे वो रूम था उनकी लॉबी के उस अंदर तो कैमराज होते हैं। उनको उस रात की एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिस रात को अल्टीमेटली ये सब हुआ होगा, एंड उन्होंने देखा था उस सीसीटीवी फुटेज में कमरान अकमल जो विकेट कीपर है वो वहाँ पे पाए गए थे लॉबी में, और मुश्ताक अहमद जो कि उनके असिस्टेंट कोच थे उनको देखा गया था वहाँ पर। अब उन दोनों को बुलाया गया, दोनों की इन्वेस्टिगेशन हुई, दोनों ने बहुत ही कन्वीनियंट आंसर्स दिए, और आंसर्स ऐसे थे ना जो कि मतलब इतने ऑब्वियस है कि आप कुछ कह नहीं सकते। मैं किस मुंह से मना कर कह दूं कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस आंसर्स हैं, पर इतने ज़्यादा ऑब्वियस है कि लग रहा है कि अच्छा क्या सही में ये रीज़न था। कमरान अकमल कहते हैं कि यार इस होटल का जो पूरा वाईफाई वगैरह का सेटअप है इंटरनेट का, वो मेजरली उसी फ्लोर पे था, तो हम सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम वहाँ पे जाते रहते थे, क्योंकि हम लोग का वाईफाई कनेक्शन चाहिए होता था भाई। Right. इंटरनेट का वहाँ पे स्पीड अच्छी आती थी, तो ये मैं नहीं है, हर कोई जाता था वहाँ पर, और मैं अंदर थोड़ी गया हूँ रूम के वैसे भी, तो मैं तो सिर्फ नेट यूज़ करने के लिए गया था। मुश्ताक अहमद कह देते हैं भाई मैं असिस्टेंट कोच हूँ, मैं उस फ्लोर पे उस टाइम पे किसी प्लेयर के रूम में जाने के लिए आया था कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उस फ्लोर पे और भी प्लेयर्स रह रहे थे, सिर्फ बॉब वुलमर थोड़ी रह रहा था। तो मैं वन ऑफ द प्लेयर से मिलने गया था वहाँ पे अगले मैच की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। अब ऐसे में पुलिस क्या कर सकती है? आई थिंक तो वो चीज़ है ना कि प्लस अगर दरवाजे के जस्ट बाहर सीसीटीवी कैमरा ना हो जिससे आप पता लगा सको ओवरनाइट कि कौन अंदर गया था, कितने बजे अंदर गया था, तो अब भाई लॉबी पे तो बहुत सारे लोग होंगे, एंड जो अभी तक जो रीजंस दिए आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत ज़्यादा आउटलैंडिश लग रहे हैं सोचने में कि भाई ये तो नहीं एकदम ही सस्पिशियस सा है। वही प्रॉब्लम है, ये रीजंस इतने ज़्यादा सिंपल हैं कि दो थॉट्स आते हैं दिमाग में कि हाँ भाई यही होगा, और दूसरा इतना सिंपल इतना ऑब्वियस है क्या? तो पुलिस भी ऐसे डबल माइंडेड उसमें थी, एंड अल्टीमेटली इसके बाद क्या होता, क्योंकि इससे आप कुछ कंक्लूसिवली निकाल नहीं सकते, तो द सेम पुलिस सेम इन्वेस्टिगेशन जो कि कह रही थी कि हमें हार्ट अटैक नहीं लग रहा है, ये गला दबा कर मारा गया है, वो सेम इन्वेस्टिगेशन और सेम पुलिस कुछ दिन बाद बोल देती है कि ये नेचुरल कॉज ऑफ डेथ है, और केस को तुरंत बंद कर दिया गया। ओके। आज तक इस केस का कोई रिजल्ट नहीं निकला है कि किसने उनको मारा, कैसे मारा, क्या रीज़न था डेथ का, क्योंकि पुलिस ने वो केस एकदम ही शट कर दिया। सेम पुलिस जो कि कुछ दिन पहले कह रही थी कि गला दबा के मारा गया। ये क्यों होगा? राइट। अब आते हैं हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे। डू यू हैव एनी गेसेस? सी अब जितना सोचा है, जितना सुना है, उसके अकॉर्डिंग तो देखने में ये लग रहा है कि इट इज़ प्रॉब्ली एन इनसाइड जॉब, क्योंकि अगर पहले उन लोगों ने बोल दिया कि गला दबा के मारा गया है, तो अब आप एकदम से आके तो नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ये तो सुसाइड ही था, नेचुरल कॉज ऑफ, या सुसाइड था या नेचुरल कॉज ऑफ डेथ था। तो जो दो लोग थे, प्रॉब्ली द विकेट कीपर एंड द असिस्टेंट कोच,
मे बी उनका कुछ हो सकता है हाथों इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पुलिस ने एकदम से केस बंद क्यों करा। ऐसा बोलते हैं कि वेस्ट इंडीज की जो पूरी वैसे भी इकोनॉमी है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, कई सारे आइलैंड्स उनके कलेक्शन को बोलते हैं। तो वहाँ पे दे आर नोन फॉर क्रिकेट, उस टाइम पे तो ये था। हाँ। तो उनका टूरिज्म, उनकी इकोनॉमी मेजरली इसी से चलती थी। उनको वर्ल्ड कप होस्ट करने को मिल रहा था। अगर उनके होस्टिंग के अंडर किसी ऐसे हाई प्रोफाइल कोच की डेथ हो जाए तो क्या उनको आइंदा कोई आएगा उस कंट्री में? क्या आईसीसी बोलेगी वहाँ पे होस्ट करने को? तो नाम बहुत खराब हो जाता उनका और उनके सर्वाइवल पे बात आ जाती। तो इसलिए पुलिस ने अचानक ही केस को बंद कर दिया, बोल के कि ये नेचुरल कॉज ऑफ डेथ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तो वेस्ट इंडीज ने अपनी लाज बचाने के लिए, ऐसा बोला जाता है, कि ये काम करा। अब ये बात हो गई वेस्ट इंडीज के पुलिस का क्या एंगल था यहाँ पर। उनके मोटिव्स हमें क्लियरली समझ में आ गए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी जो डेथ हुई है वो नेचुरल कॉजेज से ही हुई है, उसका तो कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ पे बहुत 3-4 शॉकिंग कॉन्स्पिरेसीज हैं जो कि हम लोग कवर करते हैं। पहली कॉन्स्पिरेसी ये है कि बॉब वुलमर, देखो पाकिस्तान के कोच हैं, पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग हमेशा से रही है। ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे वो एक बुक लिख रहे थे, विच वॉज कन्फर्म्ड लेटर कि वो बुक लिख रहे थे उस टाइम पे, और वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली थी। एंड वो बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ मैच फिक्सिंग का डिकोड कर लिया था वहाँ पर। एंड वो उस बुक में एक्सपोज करने वाले थे पूरे सिंडिकेट को, इंक्लूडिंग द प्लेयर्स, हो सकता है। एंड इसके चलते हुए, क्योंकि उन प्लेयर्स और उन सिंडिकेट का जो गैंग है, जो गैंगस्टर्स हैं, उनका नाम पब्लिकली एक्सपोज ना हो, तो एक इनसाइड जॉब के द्वारा उनको मार दिया गया। ये पहला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि बहुत पॉपुलर है एंड काफ़ी लोग मानते हैं इसको। ऑल्दो जो लोग इसमें बिलीव नहीं करते वो ये सिंपली कह देते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में बुक अपने पर्सनल क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे थे, तो उसमें मैच फिक्सिंग का कोई लेना देना नहीं है। पर इसी से एसोसिएटेड एक सेकेंड कॉन्स्पिरेसी भी है जिसमें कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो कि इतना अच्छा कर रही थी, ऑल्दो इंजरीज थी लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छी टीम थी उस टाइम पे, वो अचानक से वेस्ट इंडीज से समझ में आ गया आयरलैंड से कैसे हार गई। ऐसा बोला जाता है कि आयरलैंड से लोग जानबूझ के हारे थे फिक्सिंग की वजह से। अच्छा, और ये पता चल गया था। एंड बॉब वुलमर को ये चीज़ पता चल गई थी कि भाई मैं यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे फिक्सिंग कर रहे हो, ये चीज़ मैं एक्सपोज करूंगा अभी। विच इज़ वाई अपेरेंटली ही वॉज वेरी एंग्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैच के बाद। और जैसी लोगों को ये भनक लगी कि भाई ये बंदा, इसको आइडिया लग गया है कि ये मैच फिक्स था, इसको जाके मार दो, ये सब कॉन्स्पिरेसीज है। हाँ, राइट। अब जो थर्ड कॉन्स्पिरेसी है हम लोग उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि थर्ड कॉन्स्पिरेसी भी इक्वली वाइल्ड है। हांसी क्रोनिया की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी हांसी क्रोनिया की स्टोरी आएगी। हांसी क्रोनिया जिनको नहीं पता है, वो हाईली रिकमेंड हमारा मैच फिक्सिंग का जो पॉडकास्ट था उसको जाके देखें। इंडियन क्रिकेट के ऊपर जो था, इंडियन क्रिकेट में जो सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल है वो एक्चुअली में साल 2000 में हुआ था, जब इंडिया साउथ अफ्रीका का एक सीरीज थी, उसमें साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे हांसी क्रोनिया, राइट। उस टाइम पर साउथ अफ्रीका का कोच था बॉब वुलमर। और ये बोलते हैं कि क्योंकि बॉब वुलमर उस टाइम पे कोच थे तो सारे फिक्सिंग सिंडिकेट्स को इनके बारे में पता था तभी से। एंड ऐसा बोलते हैं कि शायद उनको उस टाइम पे जो जो पता चला था कि साउथ अफ्रीका में जितनी भी फिक्सिंग होती है उन सारी चीज़ों को एक्सपोज करने वाले थे, एंड इसलिए इनको मार दिया गया। अब ये सारी कॉन्स्पिरेसीज कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जो लास्ट कॉन्स्पिरेसी है ये सबसे सेंसिटिव और सबसे परहैप्स डिस्टर्बिंग वन है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग इंजमामुल हक जो थे ना उस टाइम पे, जो विकेट कीपर थे, नहीं जो कैप्टन थे, अच्छा, वो देखो उस टाइम पे ना, पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, उस टाइम पे एक बहुत बड़ी वेव चली थी तबलीगी जमात की। तुम्हें नाम समझ में आ गया? नाम तो मुझे याद है बट आई डोंट रिमेम्बर क्या था। तो तबलीगी जमात बेसिकली, ऑफ कोर्स लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं, एक मूवमेंट था जो कि इस्लाम को प्रीच करने के लिए बना था। एंड इंजमामुल हक हार्डकोर उसके अंदर थे, उसका पार्ट थे, एंड उसके चलते हुए वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ को लेके कि मेरी नमाज का टाइम कब है, वो दिन में कितनी बार करनी है मुझे। एंड उन्होंने अपेरेंटली कई सारे प्लेयर्स को भी इस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करा था कि यार हम लोग को थोड़ा रिलीजियस होना चाहिए,
और प्रे करना चाहिए, और ये सेट टाइम है, इतनी बार हमें करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और इसके चलते हुए ना कई सारे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा पड़ गए थे कि भाई हम लोग को पहले नमाज करनी है, बाकी क्रिकेट बाद में, विच इज सब्जेक्टिव, जिसको जो सही लगे वो करे। तो बॉब वुलमर ने जाके कंप्लेन करी थी बोर्ड से पाकिस्तान के कि यार बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं जब कहता हूँ टीम मीटिंग का टाइम हो रहा है तब इनका नमाज का टाइम हो जाता है। तो मैं कैसे डिस्कशन करूँ, एक प्रॉपर डिस्कशन जहाँ पे सारे प्लेयर्स एक साथ अवेलेबल हो, जब कैप्टन ही अवेलेबल नहीं है तो। एंड उनको उस टाइम पे बोलते हैं कि इनसाइडर्स ने थोड़ा बहुत वार्न करा था कि भाई इन चक्करों में मत पड़ो, इन चक्करों में पड़ोगे तो जान पे खतरा है, काम पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। ऑल्दो बॉब वुलमर का आर्गुमेंट ये था कि मैं काम ही तो नहीं कर पा रहा इस चक्कर में, राइट। एंड ऐसा बोला जाता है कि जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पे गई थी वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो साथ में तबलीगी जमात के भी 1-2 लोग गए थे। ओ भाई। और ये बात कई इनसाइडर सोर्सेस कंफर्म करते हैं कि इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ये आर्गुमेंट्स होते थे कि बॉब वुलमर कह रहा है भाई मैचेस चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, 4 साल में एक बार आएगा, हम डिस्कस कर लेते हैं, नहीं कर सकते अभी। एंड तबलीगी जमात के अपेरेंटली वहाँ पे जो लोग थे उनको पसंद नहीं आई थी चीज़, एंड उन्होंने बॉब वुलमर को मरवा दिया। भाई एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस स्टोरी है, बट लाइक इफ़ यू ट्राई टू मेक अ कंक्लूजन, यहाँ पे जितने भी हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई हैं एक्चुअली में वही 3-4 जो भी हैं सभी सेंस बनाती हैं। इवन वो वेस्ट इंडीज़ वाला जो पार्ट है दैट मेक्स टोटल सेंस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि ये चीज़ निकल के। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ वाला जो पार्ट है वो तो है ही, बहुत ऑब्वियस है उसके और वो है कवर अप का रीज़न, डेथ का रीज़न कुछ और है। तो ये दोनों वेस्ट इंडीज़ वाला रीज़न और डेथ का जो रीज़न है दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। पर डेथ का जो रीज़न है मैं मान ही नहीं सकता कि ये नेचुरल कॉजेस थे। अभी इसमें 2-3 एंगल्स और हैं जो कि मैं अभी इस पॉडकास्ट में नहीं जाऊंगा। इफ़ यू वांट हम इसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट बना सकते हैं जहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट में एक कोई थे जो कि शराब को हाथ नहीं लगाते थे। उन्होंने ही आयरलैंड वाले मैच के बाद बॉब वुलमर को शराब ऑफर करी थी। और अपेरेंटली उसमें पॉइजन मिलाया था जिसकी वजह से फिर वो खून की उल्टी कर रहे थे। ये सब भी है वहाँ पे इन्वॉल्व, ऐसे कई सारे एंगल्स हैं। एंड अल्टीमेटली बॉब वुलमर की जो वाइफ थी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि दिस इज क्लियरली अ मर्डर, और गलतियां तो हमारे एंड पे काफ़ी हुई हैं। हमारे एंड पे काफ़ी हुई हैं। ओके। अब इसका मतलब क्या था एग्जैक्टली कि उन्होंने पाकिस्तान की जॉब लेके गलती करी, या फिर जो रिलीजियस एंगल को लेके आर्गुमेंट्स करे, जहाँ पे ऑल्दो उनकी इंटेंशन अच्छी थी लेकिन वो दूसरों को अच्छा ना लगा हो शायद। कई सारे एक्स क्रिकेटर्स भी उस टाइम पर ये बोलते थे। इयान चैपल जो कई फेमस नाम है जिनको पता होगा, उन्होंने भी ये बोला था कि ये क्लियरली एक मर्डर है, उसको कवर अप करा जा रहा है फॉर आइदर मैच फिक्सिंग रीजंस, फॉर रिलीजियस रीजंस, या फिर पुलिस की लाज बचाने के लिए। पर ये क्लियर कवर अप है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग मैं कहूँगा मर्डर केसेस रहे हैं इन द 21st सेंचुरी क्रिकेट के। इससे पहले के भी बहुत सारे हुए जिनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर ये एक क्योंकि 2007 मतलब 17 साल पहले की बात है, रिलेटिवली बहुत रिसेंट है ये, एंड बहुत ही बड़ा नाम इन्वॉल्व है इसमें। तो ये काफ़ी लोगों की मेमोरी में काफ़ी फ्रेश है, इसीलिए कई सारे लोग इसके बारे में सर्च भी करते हैं। एंड आज तक इसका कोई हार्ड कोर प्रूफ नहीं निकला, ना ही निकलेगा, क्योंकि पुलिस कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगी इस चीज़ को। बट अगर मेरे से पूछो, आई थिंक इट वाज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। आई थिंक मर्डर तो मुझे भी लगता है यही होगा, बट एक्चुअली में जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ऑल मेक सेंस। हाँ, कोई भी हो सकती है, कोई भी एक्चुअली में लिंक हो सकती है। वही पार्टी की एक कवर अप की चीज़ है जो कि वेस्ट इंडीज़ पे आप कह सकते हो, बट जो मर्डर हुआ था उसके पीछे की जो हमने 3-4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस करी हैं, एक्चुअली उनमें से कोई भी एक हो सकती है। एंड द थिंग दैट मेक्स द स्टोरी इवन मोर स्कैरी फॉर मी इज बिकॉज ये वर्ल्ड कप के बीच में हुआ था, जब एकदम पूरी दुनिया की जो आंखें होती है वर्ल्ड कप पे होती हैं। बीच वर्ल्ड कप में अभी पाकिस्तान के सारे मैचेस भी नहीं हुए हैं, उस टाइम पे ये चीज़ हुई है। तुम ये सोचो जिन लोगों ने उसको मारा उनमें डर भी नहीं है भाई बिल्कुल। हाँ, कि थोड़ा साइलेंट तरीके से मार देंगे जब लाइमलाइट नहीं होगी। पूरी दुनिया की मीडिया भी इस वक्त वहाँ पर है, क्योंकि एवरीबडी वुड थिंक कि चलो वर्ल्ड कप हो गया, सारे मैचेस हार गए, नॉकआउट हो गए, अब हो सकता है हो जाए।
बट बीच वर्ल्ड कप में करना, वो भी एक अलग कंट्री में, भाई साहब तुम ये बहुत सोचो खतरनाक है। कितना वाइड स्प्रेड सिंडिकेट है ये। और अब हमें सोच के ये लगता नहीं है कि भाई जो लोग मैच फिक्सिंग में फंस जाते हैं, भाई क्या पता मजबूरी हो भाई, आके एक बंदे ने तुम्हें अप्रोच करा और बोल दिया तुम नहीं करोगे, तुम्हारी फैमिली गई। आई रिमेंबर हमारी वो मैच फिक्सिंग वाली वीडियो पे एवरीबडी वाज इवन सेइंग लेजेंड्स का नाम ले लेके कि भाई अगर इतने आप लेजेंड्स हो तो आपको आके बोल देना चाहिए क्लियरली। बट वही ना, आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी उनकी सिचुएशन भी। बहुत ही बड़ी और बहुत अच्छी बात है, एंड इट इज़ अ वेरी राइट थिंग कि वो खुद इंडल्ज नहीं हुए उसके अंदर। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज वो इंडल्ज नहीं हुए इसका ये नहीं कि उनकी जान पे खतरा नहीं है। अगर उन्होंने आके कुछ बोल दिया, किसी का नाम ले लिया, तो हो सकता है उनकी जान पे खतरा हो। एग्जैक्टली। एंड इसलिए उनको भी अपनी जॉब थोड़ी संभल के करनी पड़ती है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।